नमस्कार, मैं नीरज पांडे हूँ। पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ी हलचल है। तो आज जो मैं अपना टॉपिक लेकर आया हूँ पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ही है, उससे जुड़ा हुआ मामला कि आखिर बेस है राजनीति है क्या, क्यों ऐसी सब घटनाएं हुई। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये हलचल और भी तेज तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का तबादला कर दिया गया। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों हुए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल यास साइक्लोन ने जो जिन 2 राज्यों को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किया वो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों का दौरा करेंगे और उन इलाकों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे जिन इलाकों में साइक्लोन ने ज़्यादा इफेक्ट डाला है। तो उन इलाकों को उन्होंने हवाई दौरा भी किया और साथ ही उनका जो प्रोग्राम था उसके अनुसार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और उन राज्यों के अधिकारियों के साथ उनको एक समीक्षा बैठक करनी थी। वो पहले उड़ीसा गए, उड़ीसा में उन्होंने हवाई सर्वे किया, उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया जिन इलाकों में साइक्लोन ने बहुत सारे इफेक्ट डाले थे, लोगों को नुकसान पहुंचाया था। और उसके बाद भुवनेश्वर में उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की। दरअसल ये रिव्यू मीटिंग भी क्यों की जाती है इसका भी मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रिव्यू मीटिंग इसलिए कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं और ऐसी स्थिति होती है कि उस राज्य को भारी नुकसान होता है, प्राकृतिक नुकसान होता है, तो चूंकि देश हमारा जो हमारे देश का संवैधानिक ढांचा है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर इस देश की जनता के लिए काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में रिव्यू मीटिंग की जिसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए, उस राज्य के अधिकारी भी शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हुए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्र के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं वो उसमें मौजूद रहे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पे विधानसभा में उनको भी बुलाया गया था। प्रताप सारंगी जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको भी उस बैठक में बुलाया गया। वहाँ कोई ऐसी बढ़िया बातें हुई, राज्य को कैसे ठीक करना है, राज्य में जो साइक्लोन से जो इफ़ेक्ट पड़ा है उसको कैसे ठीक करना है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी वो बाकायदा उन इलाकों का दौरा करते हैं जिन इलाकों में यास साइक्लोन से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें एक रिव्यू मीटिंग करनी थी। रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री को भी आना था, मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव को आना है और मुख्य सचिव के अलावा भी तमाम संबंधित अधिकारी, खासकर उन जिलों के अधिकारी भी रहेंगे जिन जिलों में ज़्यादा साइक्लोन ने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मज़ेदार बात हुई कि उस बैठक में करीब आधे घंटे देर से पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो पहला विवाद तो यहीं से शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं, राज्य में साइक्लोन से इफ़ेक्टेड एरिया का दौरा करते हैं और उसके बाद उसी राज्य के वेलफेयर के लिए, यानी कि जो नुकसान की भरपाई हुई करने के लिए, जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाते हैं, लेकिन वहाँ की मुख्यमंत्री आधे घंटे देर से पहुँचती हैं। तो विवाद यहीं से शुरू हो गया। विवाद तब और बढ़ गया जब मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री के साथ ही पहुँचते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री वहाँ पे होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद होते हैं, यानी कि उसे आप भाजपा का नेता माने या नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं, केंद्र के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर होता है वो कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होता। मुख्यमंत्री जब पहुँचती हैं तो आधे घंटे बाद पहुँचती हैं, उनके साथ मुख्य सचिव भी पहुँचते हैं और महज कुछ ही मिनट में मुख्यमंत्री वहाँ से निकल जाती हैं और पीछे वो एक लेटर देती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये नुकसान हुआ और इसके लिए हमें इसकी जो भरपाई करने के लिए राज्य को पैकेज के रूप में 20,000 करोड़ की आर्थिक मदद की ज़रूरत है। विवाद और गहरा तब हो जाता है जब मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री के साथ निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना इस बात को बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं, ऐसी कोई बैठक करते हैं, तो उन बैठक के दौरान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि कोई कैबिनेट मंत्री स्तर का
जो कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद रहता है। अगर मान लो किसी भी कारण से मुख्यमंत्री या कोई दूसरा मंत्री वहाँ नहीं मौजूद रहता है तो अधिकारियों को मौजूद रहना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि राज्य के मुख्य सचिव की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राज्य के मुख्य सचिव को वहाँ रहना बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी कारण से, चलिए ये बात मुख्य सचिव कह सकते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री के साथ भी था, तो इसलिए हम मुख्यमंत्री का दौरा होना था तो हम मुख्यमंत्री के साथ चले गए। लेकिन यदि मुख्य सचिव कहीं से चले जाते हैं, वहाँ से उनको कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो मुख्य सचिव का दायित्व बनता है कि वो अपने ही रैंक का कोई दूसरा अधिकारी उस बैठक में उपलब्ध कराता है, यानी कि मुख्य सचिव स्तर का अतिरिक्त मुख्य सचिव वहाँ पे उपलब्ध रहना चाहिए, जो राज्य में क्या नुकसान हुआ और राज्य की तरफ से क्या बात रखनी, ये सारी जानकारी उस बैठक में प्रधानमंत्री को मुहैया कराते। लेकिन उस बैठक में ना तो मुख्य सचिव रहे, ना मुख्य सचिव की तरफ से कोई नुमाइंदा रहा। इसे माना जाता है, ये कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। और यही इसी को माना गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली आए तो शुक्रवार को करीब रात में 9 बजे के आसपास मुख्य सचिव का तबादला कर दिया गया, उनको दिल्ली शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए और कहा गया कि 31 तारीख जो कि कल है, 31 तारीख को सुबह 10 बजे तक डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। मज़ेदार बात देखिए कि 6 दिन पहले ही जो मुख्य सचिव हैं अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के, उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया मुख्य सचिव पद पर, और 6 दिन के इसी अंतराल में उन्होंने ऐसी गलती कर दी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, या ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी कि बात राज्य और केंद्र सरकार की टकराहट पर आ जाए। फिलहाल भारत सरकार ने जो आईएएस कैडर रूल्स 1954 का जो पैरा 6(1) है, उसके तहत जो नियम है, उसके तहत ये है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन या किसी अन्य संस्था में जुड़े हुए किसी आईएएस अधिकारी का तबादला कभी भी कर सकती है। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार की कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार यदि कंसर्न नहीं देता है, किसी भी कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि विवाद उत्पन्न हो जाता है कि राज्य सरकार ये कह सकती है कि भैया जो अधिकारी हमारे पास कार्यरत है उस अधिकारी को फिलहाल हम रिलीव करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसका महत्व हमारे राज्य में ये है और हम इस काम से अभी नहीं रिलीव करते। तो अगर उस रूल में जो पैरा 7 है, रूल का जो पैरा 7 है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि यदि किसी भी प्रकार का जो अधिकारी है उसका डेपुटेशन में ट्रांसफ़र के लिए अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस समय पूरा राइट केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि जो नोडल एजेंसी होती है किसी भी अधिकारी की, वो डीओपीटी होती है। कोई भी आईएएस अधिकारी हो, कोई भी आईपीएस अधिकारी हो, या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, इनसे जुड़ा हुआ कोई अधिकारी होता है, वो सीधे तौर पर डीओपीटी के अंडर में काम करता है। इसलिए केंद्र सरकार ऐसे किसी भी अधिकारी का तबादला कर सकता है। फिलहाल राज्य सरकार को कहा गया है कि आप उनको रिलीव कर दीजिए, ताकि वो जो अधिकारी हैं वो डीओपीटी में 31 तारीख को सुबह 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट कर सकें। ऐसी फिलहाल नौबत दिखती नहीं है। उसके पीछे कारण भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा था तो ठीक उसके पहले नवंबर 2020 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डायमंड हार्बर गए थे किसी कार्यक्रम के लिए। उस दौरान डायमंड हार्बर जाते समय रास्ते पर उन पर हमला हुआ था, और उस हमले के दौरान जो पुलिस की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं रही थी, यानी कि उनकी गाड़ी में पथराव हुआ, गाड़ी के कांच टूट गए, शीशे टूट गए, कई लोगों को चोट आई थी। उसमें कई मीडिया कर्मियों की गाड़ियां भी टूटी थी, हमारे एबीपी न्यूज़ की भी गाड़ी उस हमले में टूटी थी। और ये माना गया कि ये कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसके लापरवाही की वजह से ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई। बाद में गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया और पश्चिम बंगाल के 3 पुलिस अधिकारियों, 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला केंद्र सरकार में कर दिया कि वो लोग आएँ और केंद्र सरकार में रिपोर्ट करें। फिलहाल आज की डेट तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक पश्चिम बंगाल सरकार ने उन तीनों अधिकारियों को रिलीव नहीं किया है। अब फिर केंद्र सरकार ने एक मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी का तबादला कर दिया है और ये कहा है कि 31 तारीख को सुबह 10 बजे आप डीओपीटी में
आके रिपोर्ट करिए। लगता नहीं है कहीं से भी कि अल्पन बंदोपाध्याय को भी राज्य सरकार रिलीव करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि रिलीव नहीं करती राज्य सरकार, तो एक बार टकराहट फिर बढ़ेगी। अच्छा, अभी इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है। दरअसल बहुत बार देखा गया कि अधिकारी अपने पद पे, अच्छे पद पर बने रहने के लिए अपने जो संवैधानिक मूल्य हैं उनसे समझौता कर लेते हैं। यानी कि जो राजनेता हैं, जो सर्वोच्च पद पर बैठे लोग हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या किसी अन्य राज्य की बात हो, तो जो अधिकारी होता है वो अपने पद को बनाए रखने के लिए, एक बढ़िया जो हनकदार पद कह सकते हैं आप, पद पाने के लिए अपनी लॉयल्टी संविधान के प्रति, अपनी जो लॉयल्टी है संविधान से ज़्यादा उस व्यक्ति के प्रति लॉयल हो जाता है। और जब ऐसी लॉयल्टी शो करता है तो अक्सर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में टकराहट शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए गलत सिर्फ अधिकारी नहीं है, इसके लिए राजनेता भी जिम्मेदार माने जाते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का पद ही इतना महत्वपूर्ण होता है, अगर मुख्यमंत्री किसी मुख्य सचिव से ये कह दे कि आप चलिए मेरे साथ, तो भला किस मुख्य सचिव की हिम्मत है कि जो अपने मुख्यमंत्री को मना कर दे, क्योंकि फाइनली काम तो उसको मुख्यमंत्री के साथ करना होता है। या किसी भी अधिकारी में, जिले का एसपी हो, जिले का डीएम हो या प्रदेश का कोई और प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई आप यहाँ पे खड़े रहिए या यहाँ जाइए, यहाँ आइए, तो यदि उसको अपने पद पर बने रहना है तो उसको माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानता है तो ऐसी नौबत आ सकती है कि उसका शाम तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, या शाम तक उसको चेक कर दिया जाएगा, या कहीं अन्यत्र ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ शायद उसको ये पसंद ना हो पद। तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और यही कारण है कि जो सिस्टम है उसको जंग लगता जा रहा है। जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको दरकिनार कर, चाहे वो राजनेता हों और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उन लोगों ने अपने तरीके से उनको जो सूट करता है उन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दिए। और नतीजा यही हो रहा है कि आज केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों आमने सामने हैं। कुछ हद तक इसके लिए पिछला जो विधानसभा चुनाव है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा कि हार का बदला हमसे ऐसे ना लीजिए। खैर, ममता बनर्जी कह सकती हैं ये बात, कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, ये शायद मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, कि जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं और ऐसी कोई बैठक होनी हो जिसमें राज्य का भला होना हो, तो उसमें व्यक्तिगत जो ईगो है, व्यक्तिगत अहम है, उसको साइड कर देना चाहिए। क्योंकि जो पद है, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, वो पद बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी पार्टी का पद नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों जनता का पद होता है वो। और ऐसे में इस जो अभी के हाल के प्रकरण की बात करें आप, यानी कि मैं पश्चिम बंगाल में जो समीक्षा बैठक के दौरान जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, अगर मैं इस पर बात केवल करूं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से या मुख्य सचिव की तरफ से गलतियां हुई हैं। इन गलतियों को मानना चाहिए, इन गलतियों को समझना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई टकराहट ना हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आमने सामने आना पड़े। भाई आखिर वो बैठक जो बुलाई गई थी, उस बैठक का पर्पज़ क्या है, ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। उस बैठक का पर्पज़ ही यही था कि जो राज्य में नुकसान हुआ है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है, उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, कैसे जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो ये मदद कैसे पहुंचेगी? क्या कागज़ का एक टुकड़ा दे देने से मदद पहुंच जाएगी? नहीं, ये मदद पहुंचेगी संवाद से, बातचीत से। जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी जब आमने सामने बैठते हैं और बातें करते हैं और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साफ होती हैं और उस समय तय होता है कि वाकई स्टेट को नीड क्या है, वाकई हमारे जो देश की जनता है, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, उसको ज़रूरत क्या है। तो इस तरह की जो टकराहट है, उसका खामियाजा
कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को ही तो भुगतना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए हैं वो शुभेंदु अधिकारी बनाए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नंदीग्राम से विधायक हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को चुनाव में हराया। टीएमसी कह रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी को नहीं बुलाना चाहिए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो गई। अरे तो भाई, भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ अगर कोई प्रतिनिधि है या कोई विधायक है, अगर उसको बुलाया गया तो इसमें दिक्कत क्या है? वो भी तो राज्य का प्रतिनिधि है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में पड़ने की बजाय राज्य के लोगों की मदद कैसे हो सकती है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और इसको लेकर चाहे वो केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार हो और चाहे राज्य सरकार की टीएमसी लेड सरकार हो, इन सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।